औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल-अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। डियर स्टूडेंट अस्सलामु अलैकुम। सो प्रीवियसली मैं थोड़ा सा रिपीट करूँगा ताकि ज़रूरत भी है यहाँ पे थोड़ी सी रिवीजन की। हमने अभी तक टाइम वैल्यू ऑफ मनी किया और उसके अंदर हमने बताया कि द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द प्रेजेंट वैल्यू इज डिस्काउंटिंग एंड द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द फ्यूचर वैल्यू इज कंपाउंडिंग। ठीक है, हमने जो है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में कहा जी कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैश फ्लो स्ट्रीम्स। ठीक है, और उसमें पहली कैश फ्लो स्ट्रीम थी हमारे पास सिंगल अमाउंट। ठीक है, उसकी हम प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू फाइंड करते थे। तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट की पावर n, और फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस इंटरेस्ट की पावर n। देन देयर इज सेकंड कैश फ्लो स्ट्रीम व्हिच वाज एन्युटी। ठीक है, और एन्युटी में भी हम प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करते थे, डिस्काउंटिंग करते थे और कंपाउंडिंग करते थे। डिस्काउंटिंग हम करते थे जी प्रेजेंट वैल्यू is equal to cash flow divided by interest rate multiplied by 1 minus 1 divided by 1 plus interest rate की पावर n। ठीक है, और अगर एन्युटी ड्यू होता था तो सारे एक्सप्रेशन को हम मल्टीप्लाई कर देते थे 1 प्लस आई से, और फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू कैश फ्लो इनटू 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई। ये फॉर्मूला हम जो है यूज करते थे। एन्युटी ड्यू होता था तो ये पूरे एक्सप्रेशन को हम मल्टीप्लाई करते थे 1 प्लस आई के साथ। तीसरा जो हमने लास्ट टाइम किया दैट इज मिक्स स्ट्रीम। मिक्स स्ट्रीम में इट इज दी इक्वल इंटरवल पे हमें कैश इनफ्लो या आउटफ्लो होता है, लेकिन इसमें भी हमें एन्युटी की तरह सेम अमाउंट नहीं आती, मुख्तलिफ अमाउंट आती है। इसमें हर कैश फ्लो स्ट्रीम के ऊपर हम सेपरेट फार्मूला लगाते थे। ठीक है, और सेपरेट हर कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू हम फाइंड करते थे। ठीक है, सो ऑन। इसी तरह हम क्या करते थे, फ्यूचर वैल्यू फाइंड करते थे। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू कैश फ्लो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 प्लस कैश फ्लो 2 इंटू 1 प्लस आई की पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन। इस तरह हमारा जो है इस तरह चलता था। एक चीज़ यहाँ पर हम लोग थोड़ी सी मिस कर गए, वो ये है कि वी टॉक्ड अबाउट प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू। अब समटाइम ऐसा होता है, हमें इंटरेस्ट रेट जो उन्होंने दिया होता है, जो कंपाउंडिंग दी होती है, ये जो क्वेश्चन थे इसमें एन हमेशा ईयरली था, मतलब 5 साल और 6 साल के लिए या 7 साल के लिए या 3 सालों के लिए। समटाइम कैश फ्लो जो है वो हर बार साल के लिए नहीं होते। कुछ लाइक अब कार की लीजिंग पे जाए तो कार लीजिंग में जो आपने उनको लीज देना है, जो अमाउंट उनको देनी है वो आपने मंथली देनी है। तो उधर जो इंटरेस्ट की पेमेंट हो रही है वो मंथली बेसिस पे हो रही है, ईयरली बेसिस पे तो हो ही नहीं रही। सो देर आर सर्टन कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंडिंग आज जो हमने करना है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट विद मोर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो सम टाइम हम लोग इंटरेस्ट रिसीव और पे क्वार्टरली भी करते हैं, मतलब हम मोस्ट कॉमनली सेमी एनुअली, जो कॉर्पोरेट सेक्टर में होता है सेमी एनुअली। ठीक है, क्वार्टरली
मंथली, ठीक है, कोई भी डेली भी हो सकता है, इवन के कॉन्टिन्यूसली भी हो सकता है, मतलब इन्फिनिट कॉन्टिन्यूसली। क्या आप चाहते हो कि जो मैक्सिमम कितने आप टाइम पीरियड, तो नैनो सेकेंड भी आप लेकर आ सकते हो, दिस इज द कॉन्टिन्यूसली, कॉन्टिन्यूसली, ठीक है, कंपाउंडिंग, कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग हो जा रही है आपकी, ठीक है। सो देर आर सर्टन कंपाउंडिंग, मतलब अगर आपका सेमी एनुअली है तो योर इंटरेस्ट जो आप ले रहे हो या दे रहे हो टू, एक साल में 2 बार, मतलब इन वन ईयर इंटरेस्ट इज कंपाउंडिंग 2 टाइम्स, ठीक है। क्वार्टरली का, इन वन ईयर इंटरेस्ट इज कंपाउंडिंग 4 टाइम्स, ठीक है। मंथली, ठीक है, ये आ जाएगा जी 12 टाइम्स। तो देर इज infinite number of times, ठीक है, continuous. So there are certain compounding frequency here which we can discuss. So इसमें हमने अब कंपाउंडिंग में मोस्टली हम लोग जब करते हैं, इसमें कंपाउंडिंग के अंदर हमारे पास आता है कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी जब हमारी आती है, और कंपाउंडिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द फ्यूचर वैल्यू। सो अगर जब हम लोग सेमी एनुअली को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हमारी कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी है 2। सो 2 टाइम्स, इसका मतलब है, अब इसको कोई सिंबल असाइन कर देते हैं, दैट सिंबल वुड बी एम, एम इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो दिस इज सेमी एनुअल कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी। और क्वार्टरली की कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी? क्वार्टरली की कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी होगी एम इज इक्वल टू 4, और मंथली की एम इज इक्वल टू 12। डेली अगर आपने निकालना है, डेली कंपाउंडिंग करना चाह रहे हो विच इज अनलाइकली, तो एम इज इक्वल टू 365 हो जाएगा, ठीक है। हम देख लेते हैं, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा हमारा थोड़ा सा। पहले फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? 1 प्लस आई की पावर n, ठीक है, सॉरी प्रेजेंट वैल्यू इनटू, ठीक है। अब जो है पहले फार्मूला ये था, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट की पावर n। अब जब कंपाउंडिंग सेमी एनुअली हो रही है, सेमी एनुअली हो रही है, तो हमारी कंपाउंड क्या वैल्यू आ जाएगी? प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 1 प्लस आई डिवाइड बाय m एंड n मल्टीप्लाई बाय m, ठीक है। ये नंबर ऑफ पीरियड्स ड्यूरिंग द ईयर। अब n जो है अगर एक है तो ड्यूरिंग द ईयर इसको कितनी बार आप कंपाउंडिंग करें? 2 टाइम, तो n क्या हो जाएगा आपका? 2 टाइम्स हो जाएगा। और इंटरेस्ट लेस से आपका 10% है, और ये पर एनम इंटरेस्ट रेट है, एनुअल इंटरेस्ट रेट है, तो ये साल में 2 बार रिसीव किया जा रहा है। ये रेट जो दिया हुआ है ये एनुअल रेट दिया हुआ है, साल में 2 बार रिसीव, तो इस इंटरेस्ट रेट को साल में 2 बार रिसीव करने की वजह से 2 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 5% हो जाएगा, ठीक है। 5% पहले टर्म में, पहले पार्ट में, 5% मतलब इसकी किस्तें कर ली हैं किस्म की, आप ये देख लें, 5% दूसरे टर्म में, तो 2 हिस्से कर दिए, ठीक है। इसी तरह अगर आप क्वार्टरली की बात करें तो उसमें जो फ्यूचर वैल्यू हो जाएगी वो आपके पास हो जाएगी प्रेजेंट वैल्यू इनटू अगेन
1 प्लस आई की पावर आई डिवाइड बाय एम और n मल्टीप्लाई बाय m। यहाँ पर m जो है वो इक्वल होगा 4 के, और लेट्स से अगर आपका प्रेजेंट वैल्यू है 1000 और आपका n है जी 2 इयर्स आपको चाहिए, 2 इयर्स की फ्यूचर वैल्यू आपने निकालनी है, और आपके पास इंटरेस्ट रेट है वो है 12%। ठीक है, तो अब आप इसको कन्वर्ट करेंगे, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इज $1000 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट आपके पास 0.12 डिवाइड बाय 4। ठीक है, और n है आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये आपके पास आ जाएगा 1000 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0.03 की पावर 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 1000 मल्टीप्लाई बाय 1.267, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा $1267। ठीक है, तो ये अब आपको समझ आ गया होगा कि जब आपकी कंपाउंडिंग चेंज होती है तो आप किस तरह उसको करते हैं। ठीक है, एक और चीज़ मैंने आपको भी बताई थी, दैट वाज दी कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग। ठीक है, कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग जो है वो हम लोग मैक्सिमम कितना लेवल तक जा सकते हैं कंपाउंड करते हुए, कितनी मैक्सिमम कंपाउंडिंग कर सकते हैं, तो उसका जवाब आपको देता है कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग। कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग जो है वो कंपाउंड करता है इंटरेस्ट को, कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट infinite number of times during 1 year। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है आपके पास फ्यूचर वैल्यू अगर आपने निकालनी है प्रेजेंट वैल्यू इनटू ई की पावर आर इंटू एन। ठीक है, एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर आर इंटू आर, सॉरी आर की जगह आपका हम लोग यहाँ पे यूज करें आई इंटू एन, इंटरेस्ट रेट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स, और यहाँ पर हम लोग नंबर ऑफ ईयर्स ईयरली ड्यूरिंग द ईयर कंपाउंडिंग कैसे हो रही है, लेकिन नंबर ऑफ ईयर 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन हमारी जो कंपाउंडिंग है वो बता रहा है कि एक साल में आपकी कितनी बार कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग हो रही है। तो ये फॉर्मूला आप लगाएंगे तो आपके पास कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग का आंसर आ जाएगा। सो लेट्स से हमारे पास इंटरेस्ट है जी 10% और एन हमने 3 सालों का काम करना, 3 सालों तक फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है। ड्यूरिंग द ईयर हमारी जो कंपाउंडिंग है वो कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग है, तो हम प्रेजेंट वैल्यू अगेन हमारे पास कितनी है $1000 है। ठीक है, तो $1000 मल्टीप्लाई बाय ई की पावर 0.10 मल्टीप्लाई बाय 3, सो 0.10 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आपके पास आ जाता है जी $1000 मल्टीप्लाई बाय 31.3499, तो ये आ जाएगा आपके पास 1349.9, अप्रोक्सीमेटली $1350 कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग के बाद फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, दैट्स हाउ यू
do the continuous compounding. ठीक है. So here is one question. इसमें है if I deposit $1,000 today, if I deposit $1,000 today, means present value is $1,000. ठीक है. और for 5 years n is equal to 5. ठीक है, 5 years. And at interest rate आपको दिया हुआ है, that is 10% per annum. ठीक है, इसका 0.10. ठीक है, और कंपाउंडेड क्वार्टरली, सो m इज इक्वल टू 4. ठीक है. सो जब कंपाउंडेड क्वार्टरली है, एक साल में 4 बार होना, तो आप यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली चेंज कर सकते हो. तो नंबर ऑफ पीरियड्स आपके चेंज होने 5 इंटू 4, 5 सालों में आप 4 बार हर साल जो है वो आपको पेमेंट रिसीव हो रही है. 4 टाइम्स आपको एवरी ईयर. तो 5 सालों में टोटल कितनी बार आपको रिसीव होगी? 20 टाइम्स. ठीक है, 20 टाइम्स यू विल रिसीव द अमाउंट. और इंटरेस्ट रेट को आप डिवाइड कर लेंगे 4 से. ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.025. ठीक है, तो मतलब इट लाइक जब 10 को आपने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है, 2.5% बन गया. ठीक है, आप शुरू में भी ऐसे कर सकते हैं. फॉर्मूले में भी मैंने आपको बताया, अगर आपने फॉर्मूले में पुट करना है तो प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आई डिवाइड बाय एम एंड एन इनटू एम करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं. डजंट मैटर, आप शुरू में कर लें, ऐसे कर लें, इट डजंट मैटर मी. तो बहरहाल इसमें फ्यूचर वैल्यू 1000 multiply by 1 plus 0.025 की पावर 20. तो हमारे पास जो आंसर आया इसको सॉल्व करने के बाद, दैट इज डॉलर फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 5 years will be 1638.6 डॉलर्स. ठीक है, ये आपकी क्या होगी? फ्यूचर वैल्यू होगी. इंटरेस्ट रेट, हमने जो इंटरेस्ट रेट की डिस्कशन की अभी तक, वी डिस्कस्ड अबाउट कि इंटरेस्ट रेट जो हमारे पास आई है उसके मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव हैं, उसको मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव में देखा जाता है. ठीक है, तो इसको हमने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, जिसको आई को आप रिलेटिवली आर के साथ भी कन्वर्ट कर सकते हो. तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो होता है, इसमें ये मिनिमम रेट है, मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड टू मोटिवेट इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन एन किसी भी अंडरटेकिंग में, किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए हम उसको, इन्वेस्टर को क्या करते हैं? मोटिवेट करते हैं. उसके आगे आ जाता है डिस्काउंट रेट. जब भी आपने किसी चीज़ की वैल्यूएशन करनी हो, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो, ठीक है, वैल्यूएशन करनी हो किसी भी एसेट की, तो आपको जो इंटरेस्ट रेट आप यूज़ करते हो उसको हम डिस्काउंट रेट कहते हैं. रेट यूज टू कन्वर्ट द फ्यूचर कॉस्ट टू द प्रेजेंट वैल्यू. फ्यूचर कैश फ्लो इनटू द प्रेजेंट वैल्यू भी आप कर सकते हो. तो डिस्काउंट रेट हम करते हैं जब बिल ऑफ एक्सचेंज को, जब बिल ऑफ एक्सचेंज को हम कन्वर्ट कराते हैं, या बैंकर एक्सेप्टेंस हम करवाते हैं, बैंक के पास जाके अपना बिल बैंक को दे देते हैं, तो बैंक हमें डिस्काउंट रेट के हिसाब से आज पैसे दे देता है और बाद में जाके कस्टमर से बैंक जो है वो पैसे लेता रहता है. ये बहुत बड़ी एग्जांपल है बिल ऑफ एक्सचेंज की. आपके जो ट्रेड क्रेडिट्स हैं उनको कन्वर्ट करने की, बैंक आपको पैसों की ज़रूरत पड़ गई है, 3 महीने बाद कस्टमर ने आपको पैसे देने हैं, अब बैंक के पास जाते हो, बैंक अपना डिस्काउंट रेट निकाल कर उसकी कमीशन अपने पास रख के आपको थोड़ी अमाउंट जो है वो वापस कर देता है. ठीक है, एंड देन हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत बार क्वेश्चन में पढ़ा कि जब भी हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं तो हम देखते हैं हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है. ठीक है, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के हिसाब से हम वैल्यूएशन करते हैं कि मैक्सिमम हमें इस इन्वेस्टमेंट में कितने पैसे आज देने चाहिए. तो इसमें फोरगोन इंटरेस्ट ऑन अ विड्रॉन फंड. ठीक है, कि जो हम जो मिनिमम फंड जो है, मिनिमम पैसा कमा सकते थे, अब वो फंड विड्रॉ करके हम इन्वेस्ट कर देंगे.
तो हम एक रिस्क फ्री इंटरेस्ट कमा सकते थे, वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी, लेकिन हमने फंड विड्रॉ करके हमने कहीं और जो है उसे इन्वेस्ट कर दिया। तो ऐसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी के तौर पे भी इसको देखते थे, मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव थे इंटरेस्ट के। अच्छा, नॉमिनल, अब इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर आ जाते हैं, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट एंड रियल इंटरेस्ट रेट। ठीक है, नॉमिनल रेट जो है ये आपका मेन जो बैंक आपको चार्ज करता है, जिसके ऊपर प्रॉमिस किया जाता है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज द विच इज चार्ज्ड बाय द, इसको हम कहेंगे नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इसको कहते हैं, इंटरेस्ट रेट, इट इज द रेट विच इज चार्ज्ड बाय द लेंडर। ठीक है, जो पैसे लैंड करता है, एंड promised बाय borrower, और borrower जो है वो प्रॉमिस करता है कि वो अमाउंट वापस करेगा। तो बैंक जो रेट, कोटेड रेट होता है बैंक का, वो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट होता है। इसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं, इसके अंदर इन्फ्लेशन होता है और कुछ और रिस्क इसमें शामिल होते हैं। इसके अंदर सबसे पहले रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट होता है। ठीक है, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट जो है यहाँ पर आ जाते हैं। तो एक तो रियल रेट होता है, ठीक है, रियल इंटरेस्ट रेट। ठीक है, रियल इंटरेस्ट रेट सबसे पहली फॉर्म है रियल इंटरेस्ट रेट। ये वो इंटरेस्ट रेट होता है जिसके अंदर कोई इन्फ्लेशन नहीं होती, कोई कुछ नहीं होती, ये सिंपल डिमांड डिमांड एंड सप्लाई की बेस के ऊपर। ठीक है, ये मोस्टली नहीं पता होता। तो रियल इंटरेस्ट रेट का इतना प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि ये कभी भी कोट नहीं होता। रियल इंटरेस्ट रेट के अंदर जो है थोड़ा सा इन्फ्लेशन प्रीमियम ऐड होता है, तो वो नॉमिनल रियल इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा बन जाता है। तो इसके अंदर थोड़ा सा इन्फ्लेशन का एलिमेंट आ जाता है। मोस्टली ये जो है डिमांड सप्लाई के ऊपर बेस करता है। रिस्क फ्री रेट, रियल इंटरेस्ट रेट से आपका क्या बनता है, रिस्क फ्री रेट जिसके अंदर आपके पास रियल इंटरेस्ट रेट आ जाता है, और उसके अंदर हम जब प्लस कर देंगे इन्फ्लेशन प्रीमियम को, ठीक है, इन्फ्लेशन, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन को, इन्फ्लेशन प्रीमियम को, आईपी को ऐड कर देंगे, तो वो हमारा रिस्क फ्री रेट जो है, रिस्क फ्री रेट जो है वो बन जाता है। और रिस्क फ्री रेट आजकल हमारे पास है ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज। ठीक है, इसको कुछ किताबों में डिफॉल्ट फ्री भी कहा जाता है। डिफॉल्ट फ्री का मतलब ये है कि ट्रेजरी बिल कभी भी डिफॉल्ट नहीं हो सकते। डिफॉल्ट क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि ये इशू किए जाते हैं फ्रॉम गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट डिफॉल्ट नहीं करती, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा प्रिंट करने की जो है वो इजाज़त है, इसका एक अदारा है, वो सेंट्रल बैंक, वो पैसा प्रिंट करता है। तो ट्रेजरी बिल के ऊपर कोई रिस्क नहीं है एज सच। तो ट्रेजरी बिल के रेट को हम नॉमिनल रिस्क फ्री रेट भी कहते हैं, क्योंकि ये कोटेड होता है मार्केट में। ये आपको कौन देता है ये इंटरेस्ट रेट, ये गवर्नमेंट देता है। इसको हम रिस्क फ्री रेट भी कहते हैं, नॉमिनल रिस्क फ्री रेट भी कहते हैं। तो नॉमिनल रिस्क फ्री के रेट के अंदर आपके पास रियल रिस्क फ्री रेट आ जाता है, रियल रिस्क फ्री रेट के अंदर एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट आ जाता है, तो वो आपके पास नॉमिनल रिस्क फ्री रेट जो है वो बन जाता है। इस नॉमिनल रिस्क फ्री रेट से आपका क्या बनता है, नॉमिनल रेट। इसको देखते हुए बाकी अदारे, क्योंकि गवर्नमेंट ने सबसे कम रेट लगाया हुआ है 6%, अब 6% को देखते हुए बाकी इदारे, बैंक जब लेंड करेंगे तो इससे थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा रखेंगे। तो बैंक को रिस्क ज़्यादा है, बिजनेस रिस्क है, वो 10% चार्ज करेंगे अपने कस्टमर को, 12% चार्ज करेंगे, तो वो मार्जिन कमाएंगे। ठीक है, 12% अगर वो चार्ज करते हैं और रिस्क फ्री रेट 6% है, तो बैंक का मार्जिन 6% होगा। और ये 6% जो है मुख्तलिफ प्राइवेट रिस्क, मतलब लिक्विडिटी रिस्क, बिजनेस रिस्क और बहुत से रिस्क को ये क्या कर रहा होता है, कवर कर रहा होता है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। तो ये था जी थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट के बारे में। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो दैट यू मे आस्क द क्वेश्चंस इन द कमेंट, और आप पूछ सकते हो। और इस आज हमने जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग किया है, और
थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट्स की टाइप देखी है। शुरू में, सबसे शुरू में आता है आपके पास रियल जो है इंटरेस्ट रेट आता है, जिसमें डिमांड एंड सप्लाई होती है, ठीक है। उसके बाद उसमें थोड़ा सा इन्फ्लेशन प्रीमियम ऐड कर दें तो वो क्या बन जाता है, रियल रिस्क फ्री रेट आपके पास बन जाता है। और रियल रिस्क फ्री रेट जो है उसको हम लोग उसमें थोड़ा सा मज़ीद आपका जो है उसको इन्फ्लेशन रेट थोड़ा ऐड कर दें तो वो आपके पास बन जाता है नॉमिनल रिस्क फ्री रेट बन जाता है। नॉमिनल रिस्क फ्री रेट मतलब गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल जो है वो नॉमिनल इंटरेस्ट फ्री रेट होता है। नॉमिनल रिस्क फ्री रेट को देखते हुए जो है आपका नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, रिस्क फ्री रेट नहीं, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जो है, जिसके अंदर इन्फ्लेशन भी शामिल होती है, जिसके अंदर जो है कुछ और जो है वो रिस्क प्रीमियम शामिल होते हैं, मतलब मेच्योरिटी रिस्क शामिल होता है, लिक्विडिटी रिस्क शामिल होता है, डिफ़ॉल्ट रिस्क शामिल होता है, काउंटर पार्टी रिस्क भी शामिल होता है, ठीक है। ये मुख्तलिफ रिस्क जो है उसके अंदर शामिल होते हैं। उसके बाद जाके नॉमिनल इंटरेस्ट रेट बनता है। अगेन मैं दोबारा से सीक्वेंस बता दूं, रियल इंटरेस्ट रेट, नॉमिनल रिस्क फ्री रेट, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। रियल इंटरेस्ट रेट डिमांड एंड सप्लाई, इन्फ्लेशन प्रीमियम ऐड किया, नॉमिनल रिस्क फ्री रेट, नॉमिनल रिस्क फ्री रेट में बाकी सारे रिस्क ऐड किए तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट आपका बनता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, फी मान अल्लाह।